प्रधानमंत्री यहाँ वादा कर चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा, पर अभी जो आपत्तियां जताई जा रही हैं केंद्र सरकार की ओर से, ये तो राजनीति है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2023 में। 2023 की जंग होने लगी तेज। ईआरसीपी पर मचा था घमासान। केंद्र ने कर दिया ईआरसीपी पर बड़ा ऐलान। ईआरसीपी की इस योजना को, पीकेसी ईआरसीपी की इस योजना को भी आज के इस निर्णय के बाद में यदि राजस्थान सरकार अपनी सहमति प्रदान कर दे तो 90-10 की फंडिंग इसको मिल सकती है। क्या अब बीजेपी भेद पाएगी पूर्वी राजस्थान का किला? शायद 1 या 2 दिन का विषय है जिसको पूरा कर सकते हैं, और वो करने पर ही राजस्थान में ये परियोजना वैध रूप से भारत सरकार के सहयोग से बन सकती है। कांग्रेस के किले को भेदना नहीं आसान। 2024 में मोदी जी को और गजेंद्र सिंह जी को ये जनता देश की सत्ता से हटा देगी तो उनको एहसास होगा कि गलत बयानबाजी करने और झूठ और झूठे वादे करने का क्या हश्र होता है। ईआरसीपी पर आर पार। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत काफी समय से गर्म रही है। एक बार फिर ईआरसीपी का मुद्दा चर्चा में है। केंद्र ने ईआरसीपी को चंबल पार्वती कालीसिंध लिंक से जोड़ने का ऐलान किया है, साथ ही से नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में भी शामिल किया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, राजस्थान में है, और यात्रा भी पूर्वी राजस्थान से ही होकर गुजर रही है, जहां ईआरसीपी परियोजना बड़ा मुद्दा है। तो क्या 2023 में ईआरसीपी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या पूर्वी राजस्थान के कांग्रेस के किले में बीजेपी सेंध लगा पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, क्या ईआरसीपी 2023 में चुनावी मुद्दा बनेगा? देखिए, कुछ सोच समझकर ही यह रूट तय किया गया है राहुल गांधी का, और ऐसे में ईआरसीपी का मुद्दा गरमाने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन क्या यह डिसाइडिंग फैक्टर होगा 2023 के चुनावों में? बड़ा सवाल नंबर 2, पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का कितना असर होगा? बात वही कि आखिर कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर वहां के वोटर्स की मेंटालिटी पर यह मुद्दा डाल सकता है। सवाल नंबर 3, पूर्वी राजस्थान में क्या कांग्रेस के किले को बीजेपी भेद पाएगी? देखिए, 2018 में इस इलाके में जितनी सीटें कांग्रेस लाई, वो मोदी लहर के वक्त भी बीजेपी उतनी संख्या इस इलाके में नहीं निकाल पाई थी। ऐसे में क्या ये कदम केंद्र सरकार जो उठा रही है वो उनके लिए ऐसा हथियार बनेगा कि इस इलाके में वो कांग्रेस को के किले को भेद पाए? मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ एसपी मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शैलेंद्र धबाई जी बीजेपी नेता हैं, और राम नारायण मीणा जी कांग्रेस विधायक हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शैलेंद्र धबाई जी, मैं आपसे दरअसल शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये जो डिपेंडेंसी वाली बात है ना, निर्भरता वाली, उसमें प्रतिशत और पानी की मात्रा में जो संबंध होते हैं वो उल्टे होते हैं। यानी डिपेंडेंसी का परसेंटेज ज्यादा होगा तो पानी कम मिलेगा, और कम होगा तो पानी ज्यादा मिलेगा। अब मुझे ये बताइए, केंद्र क्यों डिसाइड कर रहा है 75% राज्य तय कर ले? स्वप्निल जी, पहले राजस्थान की जनता को यह समझना होगा कि जो परियोजना, जल संसाधन परियोजना है, जो पूर्वी नहर परियोजना है, उसको भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना थी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेटस पूरी डिटेल रिपोर्ट वहां बना के केंद्रीय जल आयोग को भेजी गई थी। आप देखिए, उसमें एक तकनीकी खामी रह गई है, जिस पर बार बार केंद्रीय की सरकार जो है वो राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार से कह रही है कि आप जो 50% डिपेंडेबिलिटी पर जो रिपोर्ट गई हुई है उसको 75% करें। 75% इसलिए करें क्योंकि कोई भी जल संसाधन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए कुछ मानदंड और पैरामीटर्स बने हुए हैं। आप देखिए, कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर उसमें अगर कोई भी परियोजना है, अगर 75% डिपेंडेबिलिटी पे होगी, तो जो हेडवर्क्स पर जो जल नियोजित किया जाएगा वो 4 साल में, लेकिन डिपेंडेंसी कौन तय करेगा शैलेंद्र जी? ये डिपेंडेंसी पहले से ही बनी हुई है। राष्ट्रीय परियोजना वो तो उसकी बनी हुई है। राजस्थान को कितना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? राजस्थान डिसाइड करेगा या केंद्र डिसाइड करेगा? नहीं, इसमें आप ये भी देखिए ना
कि ये केंद्र डिसाइड करेगा, राजस्थान को अपनी रिपोर्ट को दुरुस्त करके जो तकनीकी खामी आ रही है उसको दुरुस्त करके देना पड़ेगा। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब वहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी उन्होंने उनसे एनओसी मांगी थी। तब आपने देखा होगा उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था। लेकिन फिर इसमें तो मैं सिमिलैरिटीज मिला सकता हूं शैलेंद्र जी, सिमिलैरिटी इस तरीके से मिला सकता हूं कि 2018 के एंड तक तो डबल इंजन की सरकार थी ना राजस्थान में, और प्रोजेक्ट की डीपीआर आपने बना के भेजी थी, तब कौन सा राजस्थान को कुछ हासिल हो गया था? हम तो तब से ही लटके हुए हैं। बिल्कुल 2018 में बिल्कुल बनाकर भेजी गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी डीपीआर बना के भेजी थी। फिर आपने देखा होगा राजस्थान में सरकार चेंज हो गई, और जब जो बात ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वादा करके गए थे, तो मैं बता देना चाहता हूं इस बात से तो आप सहमत है ना कि अगर निर्भरता 75 होगा तो पानी कम मिलेगा, फिर मैक्सिमम पेयजल ही मिलेगा, सिंचाई और उद्योगों के लिए बहुत कम मिल पाएगा, ये तो आप मानते हैं ना? नहीं, आप देखिए, क्योंकि 50% डिपेंडेबिलिटी पे बांध में जो हेडवर्क्स हैं वहां जो पानी नियोजित होगा वो सिर्फ 4 साल के लिए, 2 साल के लिए होगा, जो कि बहुत ही अनिश्चितता वाली स्थिति है। लेकिन हम तो ऑलरेडी डाउनस्ट्रीम में है ना, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से। नहीं, डाउन स्ट्रीम में है, लेकिन अप स्ट्रीम का जो चंबल सह जो हमारा मध्य प्रदेश है, चंबल वहीं से निकलती है, तो इसलिए सह बेसिन राज्य वो है, और वहां से इसीलिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर 50% डिपेंडेबिलिटी पे होगा तो फिर पानी उधर भी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पर लाइए, तभी मैं मोटे तौर पर समझ पा रहा हूं। रामनारायण जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एसपी मित्तल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं, ये जैसे टेनिस मैच होता है ना, आप यहां से टॉप स्पिन मारो, अब वहां वाले के ऊपर है कि वो उसे ब्लॉक करेगा या उसे काउंटर करेगा या रिटर्न में एक टॉप स्पिन ट्राई करेगा, ये वहां के प्लेयर पे डिपेंड करेगा। अब इसी तरह से एक टॉप स्पिन केंद्र की तरफ से राजस्थान की तरफ आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि केंद्र 2 चीजें सोच रहा है, एक मध्य प्रदेश भी सोच रहा है और दूसरा राजस्थान भी सोच रहा है। भाई, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सरकार है वो सिर्फ राजस्थान की सोच रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो फिलहाल विपक्ष में है। मित्तल साहब। स्वप्निल, मेरा मानना है कि आज गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने जो बात कही है वो कोई नई बात नहीं कही है। ये बात तो पहले से कही जा रही है कि डिपेंडेंसी जो है वो 75% है। सरकार, राजस्थान सरकार से केंद्र सरकार ने इससे पहले भी कहा है कि क्या नाम से सरकार अपना जो राज्य सरकार ने जो प्लान भेजा है उसको संशोधित करके भेजे, क्योंकि अभी सरकार ने 50% डिपेंडेंसी पे भेजा है, ये चाहते हैं कि 75% डिपेंडेंसी हो। वही बात गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई नई बात है। और रहा सवाल ये कि आज जब गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने ये कह दिया है कि 75% पे यदि सरकार भेजती है, राज्य सरकार भेजती है, तो फिर वो जो 90% और 10% का जो रेशो है उसके तहत क्या नाम से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा, जिसका खर्च का 90% भारत सरकार उठाएगा। लेकिन इसके अंदर सवाल जो है वो ये है कि क्या आपने अब मध्य प्रदेश से एनओसी ले लिए? अब तक ये मामला इसलिए भी अटका था कि मध्य प्रदेश ने अभी तक उसमें एनओसी नहीं दी। पर 2005 में मित्तल साहब, देखिए कई बार ये बात उठती है, 2005 में जो समझौता हुआ, जिस पर हस्ताक्षर किए गए, उसकी एक बात ये भी कही जा रही थी कि एनओसी की जरूरत नहीं है, तो फिर मांगी ही क्यों गई? इसको लेकर क्या स्टेटस है, थोड़ा अगर आप समझा पाए। नहीं, देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई वो तो देखिए क्या नाम से, जब क्या नाम से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने खुद ने ये लिख के दिया कि हम इस पे एनओसी नहीं देंगे, इस पे हमारी क्या नाम से कोई सहमति नहीं है। तो जो मुद्दा जो शुरू हुआ वो कमलनाथ जी के पत्र से शुरू हुआ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब चूंकि गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने ये बात कह दी है, तो शायद जो मध्य प्रदेश से जो एनओसी मिलनी है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो मध्य प्रदेश से जो एनओसी मिलनी है शायद उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार संशोधित परियोजना को, योजना को क्या नाम से केंद्र सरकार को प्रेषित करेगा? रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल सही की गई कि गजेंद्र सिंह जी का ये बयान तब आया है जब राजस्थान में क्या नाम से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और अब इसीलिए रामनारायण मीणा जी, मुझे एक बात बताइए, रामनारायण मीणा जी, गेंद अब आपके पाले में डाल दी गई है केंद्र की तरफ से। अब कांग्रेस क्या सोचेगी, कांग्रेस क्या चाहेगी? ये मुद्दा बना रहे 23 तक या बीच का रास्ता निकाला जाए? किसी के पाले में नहीं है, सरकारें आती है जाती है। कभी सोचा नहीं था कि 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी शासन में आ जाएगी। ये पहले हम चंबल को देखें, चंबल में जिस तरह से राजस्थान के साथ अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं, ये बात अलग है कि बरसात ठीक होने से वो स्थितियां बन गई है। ये स्थिति मेरा जहां तक ख्याल है, केंद्र सरकार इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए,
ये योजना बीजेपी सरकार की नहीं है, वसुंधरा जी की देन है। ये चांस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इससे धौलपुर तक पानी जाएगा और उस समय उन्होंने काम चालू कराया, सैंक्शन दे दी, गवर्नमेंट आई। ये पूरा डैम जो नवनेरा बन रहा है वो मेरे इलाके में है, उसकी डूब का क्षेत्र भी मेरे इलाके में है और प्रारंभिक वहां से लिफ्ट योजना जो स्टार्ट होगी मेरे इलाके से स्टार्ट होगी। इसलिए मेरा अर्ज करना है कि इसके बारे में भाई गेम तो आपके बारे में इस रूप में आई है कि आप बताइए डिपेंडेबिलिटी, आप 75 पर राजी हैं तो हम कल कर देते हैं। आप देखिए ये 75% की बात करके लोगों को कम पानी देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के पक्ष में सारा खेल हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के पक्ष में कैसे खेल हो रहा है? मध्य प्रदेश के पक्ष में तो कमलनाथ भी खेल गए जब आपको एनओसी देने से इनकार कर दिया। फिर मध्य प्रदेश की ओर से तो फिर कमलनाथ जी भी तो खेल गए जो आप ही की पार्टी के हैं, उन्होंने एनओसी से क्यों इनकार किया? वो अपने स्टेट की बात हर आदमी करेगा, मेरा एमएलए मेरी बात करेगा और सांसद मेरी बात करेगा, मेरा इलाका है तो ये जो चीज जो हो रही है ये किसानों के हितों की अनदेखी हो रही है। रामनारायण जी देखिए, एक वक्त था जब आपके लीडर्स जगह जगह घूमकर ये बोलते थे कि जितनी कड़ियां जुड़ती हैं उतना विकास आसान होता है। ठीक है, आप एक राष्ट्र पार्टी हैं, तो दो कांग्रेस के अगर दो राज्यों में आप लोग थे और वो दोनों ही आपस में बात करके एक दूसरे की मदद नहीं कर पाए तो फिर कोई क्यों भरोसा करेगा? कमलनाथ जी कितने दिन रहे, समय की बात है। लेकिन ये योजना तो मान जाते। आप देखिए भारत सरकार 90-10 का रेशो और स्टेट में भी दिया है इन्होंने, 50% डिपेंडेबिलिटी दिया है, अभी आंध्र का गए साल इन्होंने मंजूर किया है। तो ये प्रोविजो जो है प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं किसानों के हक में हित में ड्रिंकिंग वाटर देना चाहते हैं, जबकि राज्य सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिया, हजारों करोड़ के ऊपर कर दिया, 2,500 का इन्होंने बजट दिया है। तो भारत सरकार इसको पॉलिटिकली मुद्दा नहीं बनाए, उन्होंने योजना में डाल करके फिर वही प्रधानमंत्री जी कहेंगे इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी सरकार को नहीं देखना चाहिए, पार्टी को नहीं देखना चाहिए, ये राष्ट्र हित का मामला है और कांग्रेस राष्ट्र हित को मध्य प्रदेश में अलग सोचे और कांग्रेस राजस्थान में अलग सोचे तो फिर कांग्रेस की भी तो सोच पर हम सवाल पूछ सकते हैं ना रामनारायण जी। देखिए राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसकी सोच अपनी है, वो नहीं चाहती कि उसके 13 जिले प्यासे रहे, वो चाहती है 13 जिलों में पीने का पानी जाए, इसमें भारत सरकार को मदद करना चाहिए। सौभाग्यशाली है कि गजेंद्र सिंह हमारे स्टेट के मंत्री है, हमारे ऐसे एमपी है, उनको सहयोग करने के बजाय इस योजना का डायवर्जन नहीं करना चाहिए और इनको नुकसान की दृष्टि से नहीं डालना चाहिए। ठीक है शैलेंद्र जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र जी, 2005 में चंबल बेसिन के पानी के बंटवारे पर समझौता हुआ, ठीक है शैलेंद्र जी, अब उसके बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश ने 2 प्रोजेक्ट पूरे किए उसी बेसिन में, एक नहीं 2। राजस्थान से एनओसी तो नहीं मांगी, जल शक्ति मंत्रालय ने सवाल तो नहीं उठाए, फिर राजस्थान पर ही आकर सारी चीजें क्यों फंस रही हैं? सारे पेच राजस्थान के लिए ही क्यों हैं? स्वप्निल जी, मैं रामनारायण मीणा जी को बता देना चाहता हूं, अगर इन्होंने योजना आयोग का पत्र दिनांक 31/7/2003 पढ़ा हो और जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र 21/9/2004 पढ़ा हो, उसमें साफ लिखा हुआ है योजना आयोग के परामर्श से 75% से कम निर्भरता वाली परियोजनाओं के लिए सिंचाई मंत्रालय के दिनांक 83 के आदेश की घोषणा की गई है। उसमें 50% अगर कोई योजना होती है डिपेंडेबिलिटी में तब 60-40 का रेशियो हो जाता है। ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी तभी 90-10 का रेशियो मिल पाएगा। एक बात बताइए, 75% जब बंटवारा होता है और समझौता होता है तो फायदा तो दोनों पक्षों को मिलना चाहिए ना। ये किस तरह का बंटवारा हुआ, इसकी सिर्फ मध्य प्रदेश ही फायदा उठाया जा रहा है तो फिर और जल मंत्रालय सवाल ना उठाए। स्वप्निल जी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने क्यों अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया? मान लिया मैंने, पर मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है कमलनाथ जी ने एनओसी देने से मना कर दिया, कमलनाथ जी ने एनओसी देने से मना कर दिया। बीजेपी ने तो एनओसी मांगी नहीं, 2-2 प्रोजेक्ट बना लिए। जल मंत्रालय ने तो सवाल उठाया ही नहीं, 2-2 प्रोजेक्ट वहां बनकर तैयार हैं। आप बोलो तो मैं नाम भी बता दूं। सरी वो अप स्टेट से आ रहा है, आपको ये समझना होगा स्वप्निल जी। चंबल नदी जो है वो महू मध्य प्रदेश से निकलती है और वहां से निकल के राजस्थान में आती है, उसका अपस्ट्रीम जो है वो। तो फिर मैं आपके लिहाज से कहता हूं, मैं आपके लिहाज से कहता हूं, कमलनाथ जी बड़ा दिल नहीं दिखा पाए, शिवराज जी दिखा देते। मैं आपको राजस्थान भी उनको मामा कह देता। अगर राजनीतिकरण कर रहे हैं, नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूं, कमलनाथ जी बड़ा दिल नहीं दिखा पाए, शिवराज जी दिखा कर रहे हैं, वो 13 जिलों की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, वो इसको उलझाना चाहते हैं। जब हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए, शैलेंद्र जी मैं क्या कह रहा हूं, कमलनाथ जी बड़ा दिल नहीं दिखा पाए, शिवराज जी दिखा लेते, राजस्थान वाले भी उन्हें मामा कहने लगते, कहां बुराई थी? बिल्कुल
हाँ स्वप्निल जी, इसमें मैं बता देना चाहता हूं, हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने 2019 में भी प्रयास किए, 2020 में भी शिवराज सिंह चौहान जी के साथ बातचीत करी और उनको टेबल बुलाया। अभी 2022 में जब गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आप आइए, शैलेंद्र जी एक बात बताइए, मोहनपुरा में पहला प्रोजेक्ट और कालीसिंध नदी पर कुंडालिया में दूसरा प्रोजेक्ट, वो तो दोनों फंक्शनिंग है ना। मध्य प्रदेश ने तो बंटवारे का फायदा लिया ना, राजस्थान से तो आपत्ति नहीं गई, ना बीजेपी ने उठाई ना कांग्रेस से उठाई। फिर मध्य प्रदेश ने हमसे एनओसी क्यों नहीं ली? अगर एनओसी इतना बड़ा पेच है तो मध्य प्रदेश ने हमसे एनओसी क्यों नहीं ली? पानी मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे आ रहा है स्वप्निल जी, तो खुद ही पानी कह रहा हूं, मध्य डाउनस्ट्रीम प्रदेश पे से राजस्थान में एंटर कर रहा है। हाँ? और मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी को जब 2022 में केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था आप आइए अपन इस पे चर्चा करते हैं, तब मुख्यमंत्री जी आए नहीं, टेबल पर बैठे नहीं, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और 13 जिलों की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था अजमेर और जयपुर का, आप अगर वीडियो दिखाते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इस पर हम सकारात्मक दृष्टि रखते हुए विचार करेंगे। और आप देखिए किस तरह से राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं अशोक गहलोत जी। ठीक है, ठीक है, वोट किसके चेहरे पे? मैं यहाँ पे मैं आपको देखिए एक बात बता दूं, हमने अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा था मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि क्या ईआरसीपी प्रोजेक्ट 2023 में प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनेगा, तो 90% जिन लोगों ने वोट डाले उनमें से 90% ने कहा है कि हाँ ये एक चुनावी मुद्दा बनेगा। मतलब इस मुद्दे में वो धार है जो वोट को प्रभावित कर पाए। इसलिए रामनारायण जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। रामनारायण जी देखिए, स्थिति क्या है कि भाई बंटवारा हुआ, एक पक्ष ने बार बार फायदा उठाया। दूसरी बात यह है कि जो आपकी सोच नहीं थी आप उस सोच पर अड़े हुए हैं। ईआरसीपी आपने खुद कहा ना, राज्य सरकार की सोच थी, राज्य सरकार का कदम था, आपको भी लगता है कि वो एक अच्छा कदम था। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस नाम को खत्म कर सिर्फ अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाने के लिए बार बार पेंच फंसा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को विनम्र अनुरोध करूंगा कि जल संसाधन मंत्री इनका नहीं है, वो राष्ट्र का है। नरेंद्र मोदी इनका नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री है। अशोक गहलोत मेरा नहीं है, मेरा तो है लेकिन हम सबका है। इस भावना से क्यों नहीं चलना चाहते, देश को जोड़ना क्यों नहीं चाहते? जब आपने दूसरी जगह पे 50% डिपेंडेबिलिटी पे इन्होंने दी है, तो यहाँ 75% क्यों बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इसको मुद्दा नहीं बना, दिए चार योजना दिए, 4 परियोजनाएं दिया, उठा करके देखते, सर्च करके, क्या जो भी स्थिति है। लेकिन ये जिस तरह से इसको उलझाना चाहते हैं, जब एक दफा प्रधानमंत्री हम इसको, जब वही रिपोर्ट थी उसी के लिए इन्होंने कहा है क्या इसको ढंग से विचार करेंगे, सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे, तो आज प्रधानमंत्री जी को बदल गए क्या? आज प्रधानमंत्री नहीं होते तो इसमें विचार हो जाता। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि ये ईआरसीपी इस तरह का प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें एक बार जो निर्णय हो गया वही फाइनल रहेगा, उसमें कभी संशोधन नहीं हो सकते, उसमें कभी आगे चीजें नहीं सुधर सकती? हम एक बार धरातल पर उतारें तो सही। और फिर आप लोग तो पौरुष की बात कर रहे थे ना कि अगर केंद्र से नहीं मिलेगा तो हम में इतना पौरुष है कि हम कर दिखाएंगे। इसकी स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुंदरा जी ने दी है। मुझे याद है मैंने इसका शुभारंभ करवाया, मैं एमएलए बनते करवाया, कोई एक दिन में तो इसका टेंडर नहीं हो जाता। ये कह रहा हूं, मांग ही नहीं, से ये कहा गया ना कि अगर केंद्र मदद नहीं करेगा तो हम में इतना पौरुष है कि हम अकेले कर ले जाएंगे। बिल्कुल चालू कर दिया, आप डैम बन के तैयार हो रहा है, नवनेरा डैम बन के तैयार हो गया है, उसके फाटने लग गई है। ये गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में है वो दृढ़ संकल्पित है और जनता के हित में काम करना चाहते हैं। भारत सरकार को जो हमारी है देश की, उसको टांगे नहीं अड़ाना चाहिए राजनीति के आधार पे। ये मेरा विनम्र अनुरोध है। और इसके आधार पे राहुल जी का यात्रा इसलिए नहीं बनी है, वो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, इसलिए जयपुर सिटी के बजाय वो ग्रामीण क्षेत्रों में निकल रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे इलाके के पास होकर निकले, हम भी उसमें शामिल हुए, उसमें सभी को शामिल हुए। ठीक है, ठीक है। मैं मित्तल साहब एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, जिस इलाके के लिए दोनों राजनीतिक दल लड़ रहे हैं, उस इलाके में मेजॉरिटी को जाकर अगर आप ये कहेंगे ना कि भाई ये निर्भरता क्या है, निर्भरता से कितना पानी मिलेगा, पानी को किस में नापते हैं, उसका पैमाना क्या है, ये कौन सा पैच है, 2005 में कौन सा समझौता हुआ था, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। वो लोग समझना भी नहीं चाहते। वो समझे भी क्यों, उनकी जरूरतें इससे बहुत आगे की हैं। ठीक है, अब अगर ये चुनावी मुद्दा है और इसमें सचमुच धार है जो चीजों को वोटों में बदल सके, तो बहुत आम सी बात उनके बीच में ले जानी होगी।
लेकिन अभी आम सी बात कोई नहीं कर रहा है। सबलिन, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि अक्सर सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई क्षेत्रीय दल हो, सब इस बात को कहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईआरसीपी पर जो विकास की बात है उस पर खुलेआम राजनीति हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही हो, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो रही हो, दोनों की तरफ से राजनीति हो रही है। मेरा ये मानना है कि ये 13 जिलों की प्यास बुझाने का काम है। और हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर बरसात का रेशो वैसे ही बहुत कम है। ऐसी स्थिति के अंदर लेकिन एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, अगर निर्भरता ज्यादा कर लेते हैं और पानी कम ले लेते हैं, मान लीजिए, तो वो उन 13 जिलों तक बराबर तो पहुंचेगा ही नहीं। तो फिर कुछ जिलों की एंटी इनकम्बेंसी लेने के लिए कोई क्यों तैयार होगा? कोई भी क्यों तैयार होगा? ये तकनीकी, ये स्वप्निल, ये बिल्कुल तकनीकी बात है। और इसीलिए ये जब से लटका हुआ है ये मामला जो ईआरसीपी का है, जब से ये लटका हुआ है कि क्या नाम से आपकी डिपेंडेंसी उसमें 75% तो फिर आज से 2023 तक इस मुद्दे को किस तरह ले जाएंगे ये दल? बहुत वरिष्ठ विधायक है, उनको जानकारी होगा। शायद मुझे लगता नहीं कि देश के अंदर कहीं ऐसी परियोजना हो जिसको 50% पे क्या नाम से 90% की फंडिंग की हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये तो चूंकि 75% पे है, तो सरकार की जो पूरे देश में अपनी योजना है, तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार राज्य 50% क्या एक बार सभी को विंडो में लिया जा सकता है? हाँ, देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, इस मुद्दे को किस रूप में लोगों के बीच में ले जाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि शैलेंद्र जी, मेरे पास समय नहीं बचा, चलिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, बहुत शॉर्ट में अपनी बात कीजिए, फिर मैं खत्म करूंगा। बहुत शॉर्ट में अपनी बात खत्म। स्वप्निल जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं, कोई भी राष्ट्रीय परियोजना अगर घोषित होती है तो उसके मानदंड है, दिशा निर्देश है, जो कि योजना आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं, और उसी योजना आयोग के निर्देश के अकॉर्डिंग ही 75% निर्भरता होगी, तभी कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सकती है। तो ये झूठ क्यों फैला रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी? अगर आप राष्ट्रीय परियोजना आपको भी अपनी बात जनता तक ले जाने का मौका मिलेगा और कांग्रेस भी अपनी बात जनता तक लेकर जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भी वोटिंग ट्रेंड रहेगा वो ये बता देगा कि आप में से कौन जनता को अपनी बात समझाने में सफल रहा। कम से कम ईआरसीपी का जो भी दोषी होगा, जनता उसे खुद चुनेगी। अब वो किसे चुनती है इस मुद्दे पर और कौन दोषी साबित होकर सामने आता है, ये 2023 में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।